आज आई सुबह एक बेटी आई थी हिसार से जिसका MPHW में सिलेक्शन हुआ। वैसे तो वो कह रही थी मेरी ज्वाइनिंग को 1 साल हो गया है, पर मौका ही नहीं मिला। उसकी कोई फ्रेंड थी दुर्गा शक्ति में, दोनों प्लान करती रही चलेंगे चलेंगे, कभी किसी की छुट्टी होती कभी किसी की। तो आज फिर वो लड़की पहुंची आज हमारे बीच में। अब शाम को जब हम लोग नीचे आए तो एक बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, रोहतक ब्रांच में बता रहे थे इनका तीसरा एडमिशन था। जब हमने रोहतक ब्रांच स्टार्ट की 2017 में इन्होंने एडमिशन लिया था और ये 16 में, तो तीसरा एडमिशन था इनका। नीरज ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की। एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से थे और अपने परिवार की उस पढ़ाई लिखाई को इन्होंने आगे जारी रखा। और इनके घर में बता रहे थे, भी बातचीत कर रहे थे कि 25 टीचर्स हैं जो इनकी रिश्तेदारी में हैं, तो ये 26वें टीचर थे अपने घर के। और केवी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, फिर वहाँ एक लंबे दौर में इन्होंने अच्छी सेवाएं देके फाइनली हर किसी को लगता है कि यार अपने होम स्टेट में कोई नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर इनका हरियाणा में वापस आना हुआ, जब इनका सिलेक्शन हरियाणा में दूसरी पोस्ट पर हो गया। चलिए बातचीत करते हैं नीरज के साथ। तो नीरज जो है हमारे बीच में हैं, मैं आपसे मिलवाती हूँ। नीरज आप स्क्रीन पे हैं, बताइए। नमस्कार जी, ICS चैनल के परिवार और बाकी सब दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं नीरज और फिलहाल मैं हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ पोस्टेड है नीरज आप? मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में। और इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर कार्यरत रहा हूँ। उसके बाद मुझे अपने गृह राज्य में नौकरी करने का मौका मिला, तो मैं वहाँ से छोड़ करके यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया था 2018 के बैच में। और तैयारी तो मेरी शुरू से ही, मतलब मैं टीचिंग के लिए ही बना था। कई बार ऐसे लगता है क्योंकि एक डेस्टिनी आपको मोड़ के ले जाती है ना किस्मत। तो कई बार मतलब ऐसे देखते हैं अपने चारों तरफ टीचर्स ही होते हैं, उनको सब राम राम नमस्ते करके निकलते हैं ना, तो सोचते हैं कि यही अच्छा है सबसे। हाँ नहीं, वैसे सच में भी कैसा अनुभव रहा बीइंग अ टीचर? तुम बीइंग अ टीचर मतलब आज तक, जैसे चाहे हमने ट्यूशन पढ़ाया हो या उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट सर्विस में भी आए, तो टीचर से अच्छा प्रोफेशन तो नहीं लगा कोई भी। क्योंकि वो सबसे नोबल है। वहाँ आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है या आप लोगों के लिए जो करते हैं वो एक निस्वार्थ सा ही होता है। क्योंकि हो सकता है हम स्वार्थ के लिए नौकरी कर रहे हो, लेकिन जो रिगार्ड्स हमें बच्चों से मिलता है उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। नहीं, स्वार्थ के लिए नौकरी कैसे? देखो, पेट तो सबको पालना है, वो तो तुम्हें कमाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस कमाई के बदले जो तुम समाज में सेवा दे रहे हो ना, उसका कोई सानी नहीं है। तो टीचर जो है एक ऐसा रोल प्ले करता है कि बस वो ग्रेट कहलाता है अगर वो सच में काम करे तो। पर आजकल आज तक आती है। मैं बिल्कुल बच्चों को 5 साल हो गए केवी को छोड़े हुए तकरीबन। अच्छा, कब ज्वाइन किया तुमने केवी? मैंने केवी 2017 में ज्वाइन किया था। अच्छा। और हैदराबाद रीजन में KVS घटकेसर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स वाला स्कूल था मेरा। अच्छा। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कई केवी हैं जो प्राइमरी भी हैं उसके साथ नए थे, तो मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। मुझे मतलब बच्चों के अलग अलग मानसिक स्तर और उनके बिहेवियर के बारे में वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, उनके जो एक दूसरे से बात करने के जो तरीके हैं, लैंग्वेज में ही बहुत डिफरेंस है। कभी वो प्रॉपर तेलुगु में बात करते हैं, कभी उनके जो स्लैंग है उसमें बात करते हैं। हमें भी जैसे लगता है कभी हम हरियाणवी में बात करते हैं, कभी हिंदी में बात करते हैं, तो एक जैसे ऐसे लगता था कि कुछ अलग ही दुनिया में हम काम कर रहे हैं। और बहुत कुछ ऐसे सीखने को भी मिलता था। कई बार जैसे छुट्टी में घर आते तो हम बीच बीच में घर वालों को सुनाने के लिए तेलुगु बोल देते थे, तो उससे लगता था कि हाँ हमें भी कुछ, बीइंग अ टीचर भी कुछ हम ऐसे सीख ही रहे थे। प्रोफेशन से अलग था वो, लेकिन बच्चों को सिखाने में वो बहुत हेल्पफुल था। जो हमने सीखा, उनकी लोकल स्लैंग सीखी हमने या जो लैंग्वेज सीखी, उससे लगा कि हाँ इन बच्चों की एजुकेशन को इस तरह से मतलब इजी किया जा सकता है। जो उनका लेवल था पढ़ाई का, जो खान पान में क्या बदलाव आया तुम्हारे में? खान पान में तो ये था, वैसे तो नॉन वेज ही है वहाँ तो ज़्यादा। हाँ, और मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। अच्छा। तो शुरू वाले ये मान लो आप 15-20 दिन जब तक रूम नहीं मिला वहाँ रेंट रहने के लिए, क्योंकि क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं हर एक के लिए। हाँ। अब 50-60 टीचर्स का स्टाफ है, उसमें मेरे ख्याल से 8 ही क्वार्टर्स थे हमारे। वो एक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए रिजर्व था, और 6 जो क्वार्टर्स थे वो बाकी स्टाफ मेंबर्स के लिए थे। जो सीनियर्स थे या जो फीमेल्स थी उनको वो प्रायोरिटी पे मिल गया, हमें मिले नहीं। तो बाहर घूमना पड़ा, देखें कि भाई रूम नज़दीक में कोई मिल जाए। तो फिर वही था। खाने में तो
शुरू में 10-15 दिन तो मच्छी चावल खाते हैं वहाँ ब्रेड और दूध ही मिला था खाने पीने के लिए। हाँ, उसके बाद हमने अपना धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट्स की, तो अपना रोटी बनाना, आटा वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह सब अरेंज किए, लेकिन नॉनवेज नहीं खा पाए। हाँ। अच्छा, तुम नहीं खा पाए। नहीं, मैं अच्छा, ट्राई फिर भी नहीं किया मैंने कभी। राघवेंद्र निषाद लिख रहे हैं कि गोरखपुर से हैं, 24 साल के हो गए हैं, अभी नौकरी नहीं लगी है, जीने का मन नहीं करता। राघवेंद्र जी, या आप ही जैसे लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं, इसको कुछ राय दो। मैं छोटे भाई हैं मुझसे तो राघवेंद्र जी, मैं बोलता हूँ राघवेंद्र भाई, दुनिया में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, लेकिन उनको आसान बनाने वाले सिर्फ आप ही हैं। आपके लिए लाइफ को आप ही ईजी करेंगे और कोई नहीं करेगा। अब जैसे भगवान करे आपको होएंगे, पूरा शरीर ठीक ठाक है, तो बहुत से ऐसे आदमी भी तो है ना जिनके पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, लेकिन वो भी ज़िंदगी का अपना किसी ना किसी तरह से मतलब उसको डर्रे पे लेके आने की कोशिश ही करते हैं सारी उम्र। लेकिन आप तो भगवान करे आप सही तंदुरुस्त हों, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपका कोई तो एक इंटरेस्ट होगा कि भाई आपको टीचर बनना है, आपको कोई आर्टिस्ट बनना है। और मैं साथ साथ बताऊँ, मैं पहले टीचिंग लाइन में आने से पहले, बीइंग ए प्रोफेशनल टीचर, मैं उससे पहले हरियाणवी गानों की डबिंग करता था। अच्छा। हरियाणवी म्यूज़िक में एक बहुत फेमस सॉन्ग है आज के टाइम पे भी, तेरी आँखें का यो काजल। हाँ हाँ हाँ, बहुत फेमस है। उसकी डबिंग मेरे साथ फाइनल हुई है। वो अच्छा। गाना मेरी आंखों के सामने रिकॉर्ड हुआ है, हमने अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था वो गाना। अच्छा तो मतलब ये नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं और आप बन क्या रहे हैं, वो मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसको आज भी फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। मेरे साथी का स्टूडियो है, मैं वीकेंड पे वहाँ जाता हूँ। वो तो मेरे ख्याल सपना चौधरी की पहचान ही वो गाना बना था ना। सपना चौधरी की 2 गाने पहचान बने हैं। एक उनसे पहले वाला जो गाना था वो भी मेरे एक साथी ने लिखा था। अच्छा। और आप उस साथी को मिलोगे ना राघवेंद्र भाई, तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे अपने अंतरात्मा से कि इस लड़के ने वो गाना लिखा हुआ है। और 24 साल तो बहुत यंग एज है। राघवेंद्र बेटा, खूब पढ़ो, और ज़िंदगी बहुत बार मुश्किलें लाती है बेटा, लेकिन इनसे हारना नहीं होता। देखो, एक चीज़ समझ लो, दूसरे से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारे जीवन को आसान बनाएगा। अपने बलबूते काम करना पड़ेगा। तुम अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और भगवान ने तुम्हें अच्छी बुद्धि का मालिक बनाया है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ये ज़िंदगी का एक छोटा सा दौर है। 24 साल की तुम्हारी कुल एज है, अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है बेटा। मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो कभी भी सक्सेस ऐसी नहीं हो सकती कि आपको ना मिले। आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं। राघवेंद्र भाई के लिए एक बात और है, जैसे आपने ये डिसीजन ही बताया ना कि अब जीने का मन नहीं करता, तो ये डिसीजन आपके माइंड ने ही तो लिया, वो काम तो कर रहा है। इसका मतलब आप उसको लेके आओ ना कि हाँ जीना भी है, कुछ बनना भी है। छोटे छोटे आप जब अपने लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखोगे ना, उसके बाद आप एम तक पहुंच ही जाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें इनिशिएट करना ही पड़ेगा, उसी के बाद हमें आगे का रास्ता दिखाई देगा। आपने कितने साल मेहनत की? मैम 12th के बाद मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता था अपने घर पे ही। ठीक। मैंने 1-2 जैसे लोकल्स में अपने छोटे कस्बे में या गांव में कोई एक जो हमसे थोड़ा सा फाइनेंशियली लेवल पे थोड़ा सा अपर है, वो कोई कोचिंग सेंटर अपना बना लेता है, तो वहाँ भी मैंने पढ़ा। लेकिन मैंने अपने घर का ट्यूशन पढ़ाना नहीं छोड़ा था बच्चों को। मैं 10-15 बच्चों को ही पढ़ाता था। अपना खर्चा तुम 12वीं के बाद से निकाल रहे हाँ, थे? मैं अपना खर्चा। तुम्हारे पिताजी, तुम बता रहे थे, एक्सपायर हो गए, कब चले गए पिताजी? मेरे पिताजी 2015 में एक्सपायर हुए थे। वो हरियाणा सरकार में जेबीटी टीचर थे। अच्छा। लेकिन 12th के बाद ही मैंने अपना ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद मैंने डाइट की, बीएससी की निगरान गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से। तो फाइनेंशियली तो हालांकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, क्योंकि 15-20 बच्चों में हम कितना कमा लेते हैं। हाँ, वो अपने खर्चे लायक कर लेते लेकिन मैं अपना खर्चा, मेरा कॉलेज आने जाने का खर्चा या वो मेरा निकाल खुद लेते का जो छोटा मोटा खर्चा होता था वो मैं निकाल लेता था। लेकिन एक एम था कि भाई कुछ तो कर गुजरना ही है। अब हमेशा सारी उम्र ट्यूशन पढ़ाते तो नहीं रहना नहीं है। रहना, सही बात। क्योंकि वो तो एक स्टार्टिंग थी, फेज थी, स्कूल से निकले थे तो कुछ करके देख रहे थे कि हाँ ये भी एक प्रोफेशन होता है, इसमें करते हैं। क्योंकि परिवार को देखते थे, पिताजी टीचर थे, मेरी बहनें टीचर हैं, मेरे जीजाजी हैं वो टीचर हैं, तो इधर उधर सब टीचर्स ही थे। तो कुछ सोचते थे कि भाई करेंगे कुछ तो। लेकिन वो ट्राई करने का एक टाइम था, 12th की, उसके बाद कोशिश की तो अच्छा लगने लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। उसके बाद फिर मैंने डाइट की, डाइट मदीना से, मेरे गांव में ही डाइट है, तो वहाँ से मैंने अपना जेबीटी का जो 2 साल का डिप्लोमा था वो पूरा किया। उसके बाद मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप की। हमारे ही बैच से सरकार ने वो लागू की थी 6 महीने की जो इंटर्नशिप थी। अच्छा। स्कूल में मैंने A+ ग्रेड के साथ ही वो अचीव की थी। वेरी गुड। और तुम कुछ बता रहे थे थोड़ी देर पहले, वो बात मेरे भी दिमाग से स्लिप हो गई। तुमने पढ़ाया भी है ना? तुमने मतलब जॉब लगने से पहले भी तुम पढ़ा रहे थे? हाँ, जॉब लगने से पहले मैं कोचिंग सेंटर्स पे तो पढ़ाया था। उससे पहले मैं
जैसे ही अपना केवी के लिए मैंने तैयारी शुरू की, हाँ जब वो बात, ICS वो रोहतक इंटरव्यू की बात थी, वो कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में? में 58 आउट ऑफ 60 थे। हाँ तो तुम उस साल में फिर सबसे बढ़िया मार्क्स लेने हाँ, वाले मैं हो। वन ऑफ द टॉपर्स था। हाँ। लेकिन उससे पहले मैं एक इंटरव्यू जो रोहतक केवी है, एक बार मैं वहाँ भी गया था और मैंने ज्वाइन भी कर लिया था कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की तरह। अच्छा। तो मैं एक हफ्ते तक वहाँ गया, उसके बाद मेरी परिमल सर से बात हुई ठीक। और ये कॉपी चेक करने के लिए हमारे पास वहाँ, मैं कोचिंग, मेरा जो बैच था वो था 2 बजे के बाद का, तो 2 बजे तक तो हमारा स्कूल होता था। इवनिंग बैच में पढ़ते थे हाँ तुम? जी। ठीक। तो फिर जैसे सर कॉपी चेक करने के लिए आए हुए थे, तो मैंने कॉपी चेक करवाते सर पूछते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला कि सर मैं रोहतक केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया, अभी 1 हफ्ता हुआ है। तो सर ने, मुझे अब भी वर्ड याद है, मुझे नहीं पता सर को याद है कि नहीं है, लेकिन मुझे याद है सर ने पूछा था कितने पैसे मिलते हैं, तो मैंने बताया सर 21,700 कुछ रुपये मिलेंगे। अच्छा। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की ये सैलरी थी वहाँ। हाँ हाँ। तो सर बोले कि अगर परमानेंट लगे तो कितने मिलेंगे, मैं बोला सर 42,000 मिलेंगे। तो सर बोले 42,000 चाहिए कि 21,000 चाहिए, तो मैंने बोला सर अच्छे तो 42,000 ही हैं। तो मैंने सर के एक वर्ड पे उस कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब को उसी दिन छोड़ दिया था, हालांकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी वो, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया था। सर ने कहा था मुझे कि अगर पक्के 42 चाहिए तो कच्चे 21 छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ना मतलब कच्चा लालच छोड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैंने सही। नेक्स्ट डे ही प्रिंसिपल को फ़ोन करके बोल दिया था कि सॉरी सर मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा, रीजंस मेरे कुछ भी हों, लेकिन आप जो आपके पैनल में नेक्स्ट टू मी है उसको आप चांस दे सकते हैं। मैं बीच में क्लेम नहीं करूँगा कि भाई मैं आपका टीचर रह चुका हूँ, मैंने ज्वाइन किया, आप बीच में किसी को क्यों लेके आ रहे हो। तो मैंने नेक्स्ट डे स्किप कर दिया था उसको। चलो और चलते उसके चलते एक बाद बढ़िया सा मैसेज दे दो बच्चों को। मैं खुद के लिए इंस्पिरेशन जिस लैंग्वेज को मानता हूँ, जिन वर्ड्स को मानता हूँ, मैं यही मानता हूँ कि अपने लिए बेहतर करने का कोई समय है तो वो अभी है, और कोई आदमी है तो वो स्वयं है। आप दूसरों से रास्ता पूछ सकते हैं, लेकिन आपको उस रास्ते के ऊपर चलना तो खुद ही पड़ेगा। वो आपको रास्ता तो बता सकता है कि भाई इधर से उधर चले जाओ, आगे लेफ्ट चले जाना, राइट चले जाना, या आगे अगर कोई प्रोफेशन चूज कर रहे हो तो उसमें आगे ये स्टेप होंगे, लेकिन वो स्टेप देखेगा कौन? अगर हम फर्स्ट स्टेप ही नहीं रखेंगे तो हम शायद, मुझे नहीं लगता कि आगे जा पाएंगे। तो 2 ही चीज़ें हैं, एक समय और एक स्वयं। समय भी स्वयं का, और स्वयं तो स्वयं के होंगे, बुद्धि से भी और दिल से भी। खुद को धोखा नहीं देना, मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ ये। सबसे अगर बड़ी चीज मैंने ईमानदारी खुद है। से कमिटमेंट कर लिया कि मैं इस चीज़ के लिए मेहनत करना चाहता हूँ, तो देखो कुछ तो प्रकृति के नज़रिए में भी होता है भाई इसको कुछ मिलना है कि नहीं मिलना है, लेकिन मेहनत तो हमारे हाथ में ही होती है। 95% काम हमारा ही है और अपना। मेहनत तो शायद किसी न किसी की खराब जाती होगी, नहीं तो शायद सब कामयाब होते हैं। भगवान सबको देता है, क्योंकि नेक नियत और आपकी मेहनत जो है ना वो कभी खराब भगवान भी नहीं जाने देते। क्योंकि अगर मेहनत करने वाला कामयाब होता है तो उसको देख करके दूसरे भी मेहनत के रास्ते पर चलेंगे। और एक जुगाड़ी तरह से कोई कामयाब होना चाहता है तो उसके पीछे जो यूथ खड़ा है, या जो और बच्चे कोई उसको फॉलो करता है, कोई उसके बारे में सोचता है, तो वो जुगाड़ के ही बारे में सोचेगा। बिल्कुल। ये जो 420 से लगते हैं ये लोग, तो फिर वही बात है कि किसी को इंस्पायर भी नहीं कर पाएंगे ना जिंदगी भर। ये तो खुद के बच्चों को भी ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई हमने अब मुझसे कोई पूछता है, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं दिल ठोक के ये बात बोलता हूँ कि भाई मैंने मेहनत की है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेहनत करने वाला सक्सेसफुल नहीं होता तो जिसने मेहनत की है ना उसका तो 1000 का भी 1000वां हिस्सा नहीं होता मैं सक्सेसफुल होने वालों में, उसका तो होना भी नहीं चाहिए। बल्कि अगर एक मेहनत करने वाला बच्चा कहीं कामयाब होता है तो उसके पीछे कम से कम 4 बच्चे तो सोचते हैं कि इसने तैयारी की थी, इसने मेहनत की थी, हम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जुगाड़ी आगे आता है, लाइन में आगे खड़े होता है, तो फिर वो अपने पीछे जो खड़े हैं ना उनको खराब ही करने का काम करता है। तो बच्चे भी उसी की तरह सोचने लगेंगे कि कुछ करते हैं इसी तरह से जुगाड़बाजी। लेकिन स्वयं से रहो और समय से रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि मंजिल से दूर रहोगे। दिल ठोक के बोलो कि खुद के ऊपर मेहनत करनी है, ये मेरा फील्ड है। जैसे 12th के बाद बच्चे आते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये कंफ्यूजन मैंने देखा है बहुत से बच्चों का मास्टर डिग्री करने के बाद भी रहता है। इंडिया में तो रहता ही है। उनको यही नहीं पता होता कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो मुझे ये लगता है कई बार मास्टर्स में जब एडमिशन लेते हैं तो वो ये सोच के लेते हैं कि सीट खाली किस प्रोफेशन में ज़्यादा है, बिल्कुल किस मतलब जो डिग्री है मास्टर डिग्री उसमें ज़्यादा है। तो चाहे उसने बेसिक से बीएससी की हो, अगर उसको ये लगने लग गया ना कि एमएससी में तो एडमिशन नहीं हो रहा, एंट्रेंस पे कमज़ोर हो गया एंट्रेंस, तो वो डिस्टेंस से देखने लग जाता है। अगर डिस्टेंस से भी नहीं हो रहा उसका तो फिर वो बोलता है चलो एमए कर लेता हूँ। फ्यूचर नहीं सोचते फ्यूचर बच्चे। नहीं सोचते। और हालांकि उसको करना ये चाहिए था कि आपका एमएससी में एंट्रेंस नहीं क्लियर कर रहा है, आप साल भर मेहनत कर लो,
कम से कम आप वहां तो जाओगे ना जिस दौड़ में आप शामिल हुए थे, उस दौड़ को तो पूरा करोगे। अब उस दौड़ में और खड़े हो जाते हैं जाकर के, जिसका पता ही नहीं होता है शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ होएगी। तो जो प्रोफेशन हम सोच के चलते हैं, जो बचपन से जैसे किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, कोई फैमिली में होता है, कोई पड़ोस में होता है, या आजकल जैसे टीवी पे नए नए शोज हैं या यूट्यूब के हैं, कोई कहीं से इंस्पिरेशन के स्रोत बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। पहले स्रोत है अपने फैमिली थी, अपना आस पड़ोस था, एक दो रिश्तेदारियां होती थी, वहां से लगता था कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसकी तरह कुछ करने की कोशिश करते हैं, वहां तक नहीं, इससे कुछ बेहतर या इससे कुछ कम, कुछ उस लाइन में करते हैं। लेकिन अब तो इंस्पिरेशन के स्रोत ही पता नहीं सोर्सेज क्या क्या है, कोई यूट्यूब से इंस्पायर हो जाता है, कोई कहीं से इंस्पायर हो जाता है, और उस इंस्पिरेशन के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। ये जो मतलब एक तरह से भीड़ अपने दिमाग में इकट्ठी करने का जो नजरिया बच्चों का हो गया, एक तो बच्चे यंग क्राउड सोचता है हर कोई मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, इनको ये समझ ही नहीं है कि कंटेंट नहीं है तो यूट्यूबर ऐसे चलता फिरता नहीं बनता, कुछ कंटेंट दिमाग में हो, क्रिएटिविटी, तभी तो बात बन पाती है ना। आजकल तो ये वो व्लॉग वाला सिस्टम ज्यादा पसंद आता है बच्चों की, अब हम खाना खा रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, हालांकि ना तो वो कोई प्रोफेशन है, बेशक से उससे दो आदमी पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन अब सब ऐसा करेंगे तो कौन उनको देखेगा, उनकी लाइफ में सब कैसे इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन जो एक बात और भी है मैम, जैसे बच्चे मेहनत करके वहां तक आए हैं, परिवार ने ये सोच के तो उनको नहीं पढ़ाया होगा कि ये हम खाना खाएंगे उस टाइम पे यूट्यूब पे ये दिखाएगा, देखो हमारे दादा दादी मम्मी पापा खाना खा रहे हैं। वो आप फाइनेंशियली तो कुछ अचीव कर पाएंगे उसके अंदर, लेकिन जो प्रोफेशन होता है, अंतरात्मा की आवाज वो नहीं होती कि आप व्लॉगर बनेंगे। आपने पढ़ाई की है, आपने कोई स्ट्रीम चूज की है, तो उसके पीछे आपके कुछ थॉट्स होते हैं। मैं अगर बायो पढ़ता हूँ, मैं मेडिकल साइड पढ़ता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो थॉट होंगे उसके बच्चे के, जिसने पढ़ा है, अगर मैंने पढ़ा है, मैंने मैथ्स पढ़ा है, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो मेरे खुद के थॉट्स हैं उसके पीछे। तो वो जो थॉट्स हैं हम उनको कहीं गुम कर देते हैं, वो उस भीड़ के कारण जो हमारे दिमाग में इकट्ठी हो गई इधर उधर से देख के। अपने लक्ष्य से नहीं भटकना होता। मुश्किलें तो देखो होती हैं, हर किसी को थाली में तो परोसा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होता है। कम से कम थाली तो खुद की हो, अगर कोई परोसे तो। वही अब अगर हम थाली भी नहीं लेके आएंगे तो परोसने वाला कहाँ परोस के जाएगा फिर। बिल्कुल ठीक। तो कम से कम उस थाली के लिए मेहनत कर दो कि कोई परोस के ही चला जाए। तो आईसीएस के साथ कैसा अनुभव रहा? आईसीएस के साथ मैम मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक फैमिली का ही रहा है। मैं आज दूसरी बार आप लोगों से मिलने के लिए, तीसरी बार आया हूँ एक्चुअली। पहली बार मैं आया था केवी के मॉक इंटरव्यू के लिए। अच्छा। तो मैं हाँ जी, उसके बाद फिर मैं आया था, एस्टेट था यहाँ, उसके बाद मैं मिठाई खिलाने आया जब मैंने केवी ज्वाइन किया। मतलब सोनीपत तुम 3-4 बार आ चुके हो? हाँ, और उसके बाद फिर मैं एक बार यहाँ एस्टेट का पेपर था मेरी सिस्टर का, तो उनको मैं जब लेके आया था तो मैंने सर से पर्सनली टाइम लिया था, सर प्लीज़ एक बार मुझे मौका दे दो, 5-10 मिनट दे दो। लेकिन सर ने उस दिन अपने ऊपर, यहाँ सर्दियों के दिन थे, ऊपर छत पे बैठे थे। अच्छा। तो शायद से 10 मिनट की बात करके आया था मैं सर के पास, और 2-2.5 घंटे तक नहीं उठ के गया था। सर के पास ही था मैं उस दिन भी, जब तक एग्ज़ाम पूरा नहीं हुआ, सिस्टर का वापस फ़ोन नहीं आ गया कि अब मैं फ्री हो गई हूँ आ जाओ, तो तब तक मैं सर के पास ही था। और एक चीज़ ये होती है कि हम जहाँ बैठते हैं, जिन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, वो नज़रिया हमारा सेट होता चला जाता है। बिल्कुल। अब मैं रहा भी टीचर्स में हूँ, मेरे जो साथी थे डाइट में थे या कहीं थे, वो सब अपने अपने प्रोफेशन में हैं। और उसके बाद जब मैं यहाँ सर के पास, उस दिन मैं मतलब हर बात को अगर सोचो तो इन आदमियों के पास समय बिताना, जो आप लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हो, बबीता मैम है, परिमल सर हैं, ये जो लाइफ टाइम जो होते हैं ना, ये वो अचीवमेंट्स में ही काउंट करूँगा मैं। तो ये हमारे लिए बहुत मतलब फक्र की बात है कि हमारा एक स्टूडेंट जो टीचर था और वो जो है हमसे मिलके अगर खुश है तो हमारे लिए भी प्राउड की बात है। मैम टीचर्स बेसिक से रहे हो, लेकिन आपके लिए तो बच्चे ही हैं। नहीं, हमारे लिए तो लेकिन वो टाइम उस दिन 2-2.5 घंटे बिताए सर के साथ। और अभी 2 दिन पहले ही सर से मेरी बात हुई थी। मैंने एक नंबर अलग था सर के पास फ़ोन किया, तो वो तो शायद ये रिसीव नहीं कर पाया। फिर मैंने दूसरे नंबर से मैसेज डाला कि सर मैं इस तरह से नीरज हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ। सर ने 1 सेकंड नहीं लगाई मुझे टाइम देते हुए। मैंने सर से पूछा, सर मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? सर ने बोला कि शाम को मिल सकते हो 5 से 6 बजे के आसपास। तो मतलब बिल्कुल, कई बार हम सोचते हैं कि एक आदमी इस लेवल पे चला जाता है, वो हमें क्यों पूछेगा। अब बेसिकली देखा जाए तो सर को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी, क्योंकि इनका जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल है। चाहे वो मतलब बच्चों के लिए तो भगवान के बराबर है। जिन बच्चों के, मैं तो फिर भी मेरे पास रहने को घर था, खाने को खाना था, मेरा परिवार ठीक से सेटल था। लेकिन मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जो केवी में, जो आईसीएस में पढ़े हैं, और सुनता हूँ जब वो बच्चे अपने वीडियोस डालते हैं या मिलते हैं कि भाई मेरा परिवार तो इस तरह से परेशान था, इस तरह से। बहुत सारे बच्चों की घरों की छतें भी टपकती हैं, फीस तक देने के पैसे नहीं हैं। अब उन लोगों की दुआएं
ये नहीं है कि भाई सर का बिजनेस एम्पायर है, ये उतना ऊंचा चला गया है, लेकिन जो बच्चों की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो इस लेवल पे लेके जा चुकी हैं कि अब तो नेगेटिविटी शायद बहुत नीचे रह जाती होगी, कोई दो आदमी कुछ बोलते भी होंगे तो पहले ही काउंटर हो जाती है, वहाँ तक तो पहुँचने का टाइम ही नहीं मिलता उनको। तो एक्सपीरियंस जो ICS के साथ है वो तो एक फैमिली की तरह है। जब मन किया उसी टाइम सर से बात की, सर ने टाइम दे दिया मिलने का, 4 से 5 बार मिला हूँ बिल्कुल आकर। कभी ये नहीं लगा कि मैं एक इतने ऊंचे लेवल के आदमी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे 2 मिनट 4 मिनट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ICS में एंटर करते ही हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी है, एक मतलब जो गेट कीपर भी मिलता है वो भी इस तरह से मिलता है कि ये यहाँ का वर्कर नहीं है, इस फैमिली का ही मेंबर है। मैं जब आया तो जिस तरह से उन्होंने मुझे ग्रीट किया, नए वाले ऑफिस में जब मैं बैठा था उन्होंने बातचीत की, फिर वो यहाँ लेके आए। तो बस एक बार ही पूछा था सर किस काम से आए, तो मैंने बोला सर परिमल सर से मिलना है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि पहले बात की हुई है कि नहीं की हुई है, या अब तो छुट्टी का टाइम हो गया सर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक सेकंड नहीं लगा उन लोगों ने, वो मुझे यहाँ लेके आ गए। और जितना वार्म वेलकम इन्होंने मुझे यहाँ दिया, मतलब एक फैमिली की तरह है, वो अपने घर पे ही जाते हैं उसी तरह का फील होता है। चलो बहुत बढ़िया लगा। स्टूडेंट्स जो हैं, उम्मीद करती हूँ तुमसे बातचीत करके बहुत सारे लोग मोटिवेशन भी फील कर रहे होंगे। तो बेटा देखो, ये ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं। 2 बातें बहुत अच्छी लगी मुझे नीरज की। एक तो स्वयं से करनी पड़ेंगी चीज़ें, आपके बदले की मेहनत कोई और नहीं करेगा, आपके हिस्से का काम आपको करना है। दूसरा समय, ये बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए कि मुझे मेहनत करनी है, ईमानदार रहना है अपने काम के प्रति, चीटिंग नहीं बेटा। जो लोग चीटिंग करते हैं ना, उन्हें आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, इस जीवन में ही अपने कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। किसी भी तरह से चीटिंग नहीं करनी चाहिए, अपने काम को बहुत मेहनत से करना चाहिए। और अगर भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है तो खूब पढ़िए, लिखिए, काबिल बनिए। देखिए, जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क है? अगर आप बस उतना ही काम भर करते हैं जितना कि एक जानवर, तो पेट तो जानवर भी अपना पाल ही लेता है। हम इंसान हैं, हम लोगों को समाज को बेहतर बनाना है, जीवन को बेहतर बनाना है, और किसी से छीन के नहीं खाना है, किसी दूसरे की मेहनत की कमाई को छीन के नहीं खाना है। ईमानदारी से अपनी मेहनत का कमा के खाना है। और हर इंसान में ना काबिलियत होती है, काबिलियत गॉड गिफ्टेड नहीं होती, काबिलियत बनाई जाती है, हासिल की जाती है। जब रात रात भर उठ के बैठ के बच्चा पढ़ता है, जब उसकी उम्र के बच्चे 10-11 बजे तक टीवी देख के सो जाते हैं, जब बच्चा 1-1, 2-2 बजे तक रात में लेट नाइट तक पढ़ता है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, नोट्स बनाता है, किताब को 20-20 बार पढ़ता है, तो ये अपने आप में, इसी को तो मेहनत कहते हैं। अब उस टाइम पर जब एक बच्चा ये सब कर रहा है, दूसरा उसी की एज का बच्चा आराम कर रहा है, टीवी देख रहा है, टिकटॉक वीडियोस देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, रील्स देख रहा है, फिर वो एक्सपेक्ट करें 10 साल बाद जाके कि भैया ये मेरा क्योंकि सगा भाई है या ये मेरी सगी बहन है, तो ये इनकी लाइफ में जो कुछ है वो मेरा भी, मुझे वैसा सब कुछ मिलना चाहिए। तो ये महा चीटिंग है। ईमानदार आदमी वो होता है, चाहे वो किसी, अब जैसे इन्होंने बताया इनके पिताजी टीचर थे, वो टीचर थे, लेकिन इनके हिस्से की मेहनत तो इन्हीं को करनी पड़ी ना। तो ये हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने आप को काबिल बनाए, जो काम के लिए वो चुनाव करे, जिस काम का। भाई मैं एक टीचर हूँ तो मुझे अपना बेस्ट देना है टीचिंग में, अगर मैं एक किसान हूँ तो मुझे अपना बेस्ट देना है अपनी किसानी में, अगर मैं एक सैनिक हूँ तो मुझे अपनी जी जान लगा देनी है देश की सेवा करने में। जिस दिन इंडियंस की समझ में ये बात आ गई, उस दिन इंडिया पीछे नहीं रहेगा। जुगाड़ से काम करने वाले, बेईमानी से काम करने वाले, चीटिंग करने वाले, विश्वासघात करने वाले, ये इतने घटिया लोग होते हैं कि इन जैसे लोगों के कारण ही समाज जो है वो पतन की तरफ जाता है। जब ज्यादा लोग अच्छे होंगे ना, ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और इस बात को समझेंगे कि काबिलियत हासिल करनी पड़ती है, राह चलते को काबिलियत नहीं मिलती है। नीरज चोपड़ा, अगर आज नीरज चोपड़ा है तो नीरज चोपड़ा ने बहुत मेहनत कर रखी है वहां तक पहुंचने में। ऐसे ही कोई उसके नाम के आगे गोल्डन बॉय नहीं लग गया है। तो कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, बड़ा नाम उन्हीं का बनता है जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं। बैठ के खाने वालों की तो एक लंबी लाइन आपको मिल जाएगी, पर जिंदगी में अपना अनुभव जो इकट्ठा करते हैं मेहनत करके, ईमानदारी से, उन लोगों के हाथ पर नाम गिनने वाले, उंगलियों पर नाम गिनने वाले ही इस तरह के लोग होते हैं। और उन्हीं में से जैसे एक नीरज है जिसने अपनी जिंदगी को खराब दौर में भी, जैसे पिताजी का साया उठ जाना अपने आप में, चाहे बैक पे आपके पैसा हो, अपने आप में एक दिक्कत, एक परेशानी का सबब बन जाता है। और वहां से फिर अपने जीवन
को सही दिशा देना कि आज ये एक टीचर के रूप में भी इसकी समाज में एक वैल्यू है। अभी हम बातचीत कर रहे थे, नीरज को टीचर्स डे पे, इसके बर्थडे पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं आज भी, जो हैदराबाद में कभी इनके पास 3rd 4th 5th क्लास में पढ़े थे। तो एक टीचर को क्या चाहिए? देखिए, नौकरी करना पैसे के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचर चाहता है कि मैं इतना जो मैं सर्विस दूँ उसके बदले में मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए, और बच्चे मुझे सिर्फ याद भर कर लें। दूर बैठे ही उनके मन से अगर टीचर के लिए ये निकल जाता है कि यार वो टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे सब्जेक्ट को इतना आसान बनाया, तो टीचर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और जो लोग मोटिवेशन जिनका थोड़ा सा लेवल लो हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ नीरज से बात करके उनको अच्छा फील हुआ होगा। तो ऐसे जब भी पॉसिबल होगा, टाइम मिलेगा, इस तरह की वीडियोज़ हम डालते रहेंगे। थैंक यू।